को क्या कर दिया गया, ये बता दिया गया कि हम लोग किस पे जाएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इस पॉलिसी के कुछ टर्म्स बताए गए। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, यानी सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय, ठीक है, आपके इंटर कॉलेज जो गवर्नमेंट से के डायरेक्ट कॉलेजेस हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्कूल्स हैं, वहाँ पर यही तरीका चल रहा है अब तक, 5+3+3+4। बट हमसे रिलेटेड जो प्राइवेट सेक्टर है, जिसको आप प्राइवेट स्कूल बोलते हैं, उनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जब उनको ये जानकारी नहीं है, तो लास्ट में आप स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, ठीक, वो स्कूल अभी भी क्या चला रहे हैं, पुराने धर्रे पर 2020 से पहले जो पुरानी शिक्षा नीति थी वही किताबें आज भी चला रहे हैं। न गार्जियन बोल रहे हैं कि नहीं, नई शिक्षा नीति से आप अपने स्कूल को मॉडरेट करिए, ठीक है, पेरेंट्स को जानकारी नहीं है। जब आपको नहीं जानकारी है तो क्या पेरेंट्स को जानकारी है कि गवर्नमेंट कितने 2030 तक का मॉडल दिया है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पूरा, कि इसमें जो है क्या हुआ है, क्यों इसे वो लगा हुआ है कार्ड, उसको निकाला गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे NEP 2000 सही है। तो थोड़ा सा NEP चूंकि हमारे सब्जेक्ट का नहीं है, मतलब ये हमारे कंप्यूटर सेक्शन में आता है आपके कोर्स में, लेकिन इसको अचानक फ्यूचर स्किल जो आपका टॉपिक है, वो फ्यूचर स्किल की वजह से इस टॉपिक की चर्चा करना ज़रूरी है कि आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 पे चेंज हो चुकी है और आप 2024 में बैठे हैं। क्या आपके कॉलेज वालों ने कभी बताया था इस चीज़ को? हाँ, कॉलेज ने आपसे फीस तो लिया होगा ना, और आप ग्रेजुएट भी हो गए होंगे। क्या उन्होंने कभी किसी दिन खड़े होकर किसी प्रोफेशन ने आपको ये चर्चा किया कि एजुकेशन पॉलिसी बदल चुकी है? क्योंकि अगर वो चर्चा कर देंगे कि एजुकेशन पॉलिसी बदल चुकी है तो उनको पढ़ाना पड़ेगा, फिर उनको पुरानी नई तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, उनको भी तो चेंज होना पड़ेगा ना। बदलाव क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है? जब परिवर्तन होता है तो जो यहाँ खड़ा है उसको भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो अब हमने क्या सोच लिया कि छोड़ो, इससे बढ़िया इनको बताते ही नहीं है, बताएंगे तो प्रश्न करेंगे, ठीक है। अब आपने पुराने धर्रे पे पढ़ाई कर ली, किस पॉलिसी पढ़ाई कर ली? पुराने वाले पे, जिसका कितने दिन तक शिक्षक का प्रशिक्षण हो रहा है? इसमें टारगेट कंप्लीट है 2030 तक में ये बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, यानी 10 साल गवर्नमेंट ने आपको मौका दिया, ठीक। और सारे यूनिवर्सिटीज, सारे कॉलेजेस, सबको ये नोटिस जा चुकी है कि आपको जो भी बच्चे ट्रेंड करने हैं वो कैसे ट्रेंड करने हैं, NEP के माध्यम से ट्रेंड करने हैं, जो हमारी स्किल्ड है, ठीक। तो इसीलिए जो बेसिक स्कूल्स है, कैंपस है, वहाँ बच्चों को एक निपुण करके ट्रेनिंग चलाई जाती है कि उनको निपुण पहले करो, ठीक। पूरे भारत की ही एक वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी, समझ रहे हैं? एक देश और एक एजुकेशन सिस्टम। ये नहीं कि कोई मदरसा चला रहा है तो अपनी किताब पढ़ाएगा, दोनों है ना। यही चीज़ को रोका गया था ना कि आप अपनी किताब नहीं चलाएंगे। अब सारे लोग जो है, सारे कोर्स करने के बाद कोई अरबी पढ़ रहा है, कहीं पंजाबी में किताब पढ़ रहा है, लेकिन लास्ट में सबको बैठना है कहाँ पे? UPSC में। लास्ट में सबको कहाँ बैठना है? तो जब वन नेशन वन एजुकेशन रहेगा तभी तो हर पर्सन का एक ही पेपर मॉड्यूल तैयार हो पाएगा। एक ही पेपर मॉड्यूल पे पूरे देश का बच्चा एग्जाम देगा, ठीक है। और उनको वही चीज़ पढ़नी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने अपनी किताबें NCERT और SCERT में डिवाइड कर रखी है, ठीक। तो अभी जो आपके कोर्स का मॉड्यूल था, पहले क्या था, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आपको अभी सेलेक्ट कर रहे थे ना अपने सब्जेक्ट कि जिसको हम बोलते थे टेंथ के बाद 10+2, 2 साल का ये था कि 8वीं के बाद हमारा बोर्ड कैसे चेंज होता था, 5 साल, 5वीं के बाद एक स्टेप चेंज होता था, फिर वो 5 साल हमारा गया, 3 साल हम किसको मानते थे, 6 से 8। जैसे 5वीं के लिए अलग डिपार्टमेंट बेसिक एजुकेशन, उसको हम किस में काउंट करते हैं? एजुकेशन में बेसिक एजुकेशन, ठीक। और बेसिक एजुकेशन में एक सब्जेक्ट और जुड़ा है स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं क्या, बाल वाटिका। छोटे लेवल पे क्या है, बाल वाटिका, जिसको आंगनबाड़ी या 3 साल से 6 साल का बच्चा किस में होना चाहिए। आपकी एज भी डिसाइडेड है कि 3 साल में आप पहली बार एडमिशन कराइए, ठीक। 3 साल से 6 साल की अगर आपकी एज है तो आप किस में रहेंगे,
वही नर्सरी जिसको कहीं स्कूल में ABCD करके चला जाता है, कहीं क ख ऐसे करके चला जाता है ना। फिर क्लास 1 में आपकी एंट्री होती है कब? 6 साल के बाद। 6 साल में जब आप एंट्री करते हैं, ठीक, 5 साल आप कहाँ रहेंगे? 1 से 5 तक, ठीक। फिर 3 साल, यही है ना 5 + 3 + 3 + 4, ठीक। 3 साल 8वीं में, अगले 3 साल आप अपनी एकेडमिक जो इंटरमीडिएट तक हम पहुँचते हैं, ठीक। उसके बाद 4 साल जो कंसीडर किया ये हमने ग्रेजुएशन में दिया हुआ है, जिसको हम ग्रेजुएशन में 3 साल बोलते हैं। अभी तक क्या था? 4 साल हमारा 9th 10th और 11th 12th, और 3 साल हमारा ग्रेजुएशन। इसी को हमने कंसीडर कर दिया क्या? 3 + 4, यानी यहीं से अब आप चेंज कर सकते हैं अपने स्टेप्स को। 5वीं तक आपने मातृभाषा में किताबें पढ़ी, क्या लिखा हुआ है? कक्षा 5 तक, और जहाँ तक संभव हो कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम आपकी मातृभाषा और स्थानीय भाषा, ठीक है, लोकल भाषा। जैसे आपकी हिंदी है तो यहाँ तक हो सकता है। उसके बाद छात्र अपने विषय के अपने उत्साहित के हिसाब से, बहुविषय शिक्षा लिखा है। 8वीं तक के बाद अपने कुशल के अनुसार आप अपने कुशलता किसको बोलते हैं कि 8वीं तक पता चल जाता है कि आपको इंटरेस्ट किस लेवल पे आ रहा है। स्कूल का काम ये है कि आपको अगर म्यूज़िक का पसंद आ रहा है, किसी को खाना बनाना पसंद है, ठीक, किसी को सिलाई कढ़ाई पसंद है, तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट डिवाइड करो, यानी आपके कौशल के बिहाफ पे, ठीक है। कोई क्रिकेट खेल रहा है, ये हो सकता है ना, 8वीं तक पता चल जाता है ना कि इनको किस में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक। तो उसको कहते हैं कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं उसको? तो स्किल डेवलपमेंट में हम लोग उनके अनुसार बच्चों का पता लगाते हैं। लिखा है छात्रों के विषय एवं विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक का विकास होगा। मतलब क्रिएटिविटी का, रचनात्मक तो क्या होगा? स्किल्ड का विकास होगा। सपोज करो आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, आपको इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स में, या किसी को संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं है, फिर वो 8वीं के बाद उसको बोझ समझ के पढ़ता है। अब वो हाई स्कूल में इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि उसकी क्या है? मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, ठीक। तो ज़्यादातर लोग किससे डर जाते हैं? टॉपिक से डर रहे हैं, सब्जेक्ट से डर रहे हैं, यही है ना डर। तो जब आपको पहले ही पता है 8वीं में ही कि नहीं नहीं आप डरो मत, इसीलिए कई लोग 10th छोड़ देते हैं, कुछ लोग 12th बोर्ड एग्जाम के नाम पे छोड़ देते हैं ना। लेकिन जब मुझे 8वीं में ही पता है कि आपका स्किल डेवलपमेंट करना है, तो एक तो आलोचना से बचोगे। आप घर गए और जैसे कि आप मार्क्स आपके सारे कंटेंट में बहुत अच्छे आ रहे हैं, मान लो कि आपकी हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बायोलॉजी में अलग मार्क्स आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है, जैसे किसी को केमिस्ट्री नहीं पसंद है, तो वो केमिस्ट्री में क्या हो रहा है? फेल हो जा रहा है। एक विषय में फेल होने की वजह से सब में वो, अब जितने भी उसके फ्रेंड, घर वाले, फैमिलीज मेंबर जितने भी लोग रहेंगे, उनका सिर्फ एक बार केमिस्ट्री में फेल हो गया। ये हो सकता है ना, होता भी है। आपको क्या कहना है कि हम केमिस्ट्री पढ़ के करेंगे क्या? जैसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज भी नहीं है। जैसे अगर मैंने शुरू से अपनी लाइन को किस में डाल रखा है? कंप्यूटर्स लाइन में, IT और सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, तो फिर मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ूँ? ठीक है, मैं संस्कृत क्यों पढ़ूँ? आ जाता ना इस चीज़ को। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले 8वीं क्लास में ही आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं उससे उस स्किल्ड को हम खोज लें, और इससे आप आलोचनाओं से बचेंगे। कोई आपकी आलोचना नहीं कर पाएगा कि आप इस विषय में फेल हो गए, इस विषय में फेल हो गए। आप जिसमें स्किल्ड हो उसमें क्या होंगे? आपको 8वीं के बाद वो क्लास दी जाएगी। उसी तरह का स्कूल मिलेगा आपको, उसी तरह की एजुकेशन सिस्टम आपको मिलेगी, तो जहाँ से आपके उस स्किल्ड का विकास होगा। शिक्षा में प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा दिया है। प्रौद्योगिकी समझते हैं? ये पूरे 10 साल का टारगेट क्या दिया गया है? प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में इंजीनियरिंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग, मतलब टेक्निकल चीज़ों का बढ़ावा। टेक्निकल चीज़ों का बढ़ावा। वो टेक्निकल चीज़ें आपकी कंप्यूटर एजुकेशन भी हो सकती है, मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, सिविल हो सकता है, ये सब क्या है? टेक्निकल है। ठीक है, तो टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा। आप हॉस्पिटैलिटी में हो, लेकिन फिर भी हॉस्पिटैलिटी में पहले क्या सिखाया जाता था? कैंची कैसे चलानी है, ठीक है, बाइंडिंग कैसे करनी है, कैसे प्लास्टर लगाना है, ये सारी चीज़ सिखाई जाती थी। आज के डेट में वो क्या है? कंप्यूटराइज्ड है। आज के डेट में क्या है? वो एक्सरे पर आप जब जाएंगे एज लैब पैथोलॉजिस्ट बन के, तो आपको ब्लड सैंपल को कलेक्ट करके, यहाँ भी आप लोकल में देखते होंगे, ब्लड सैंपल को कलेक्ट करके एक एक करके जांच नहीं करनी। जैसे केमिस्ट्री लैब में पहले होता था ना, इसमें थोड़ा ये मिला दो, थोड़ा ये गैस मिला दो, थोड़ा ऐसे करते थे। लेकिन अब क्या है?
अब सीधे आप ब्लड सैंपल दीजिए, कंप्यूटर की एक नीब लगी रहेगी, आप उस पर कमांड दीजिए कि इनकी मुझे क्या लिखनी है, इनका मुझे कौन सा टेस्ट करना है। अगर एक्सरे करना है तो आपने बस बटन दबाया, वो क्या कर देगा, प्रिंट आउट निकालेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार के आपके टेस्ट होंगे वो उसका रिपोर्ट भी कौन बनाएगा। तो आपको किस लिए लाइन में स्ट्रांग होना चाहिए, टेक्निकल, इसी को क्या बोलना है, टेक्निकल, कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, कि आप मशीन ऑपरेट कर पाए, है ना ये चीज़, कि आप मशीन को ऑपरेट कर पाए। तो सारी चीज़ मशीनरी पर डिपेंड हो रही है, तो इसीलिए मशीनरी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल। शिक्षक प्रशिक्षण में क्या डाला है कि 2030 तक का लक्ष्य है कि शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक, ये आपकी न्यूनतम एजुकेशन डाली गई है कि आप इस चीज़ों को क्या करें, सीखें। उच्च स्तर की शिक्षा में सुधार कैसे होगा, इसके लिए नई संगठन बनाए गए हैं जिसका नाम क्या है, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद। अब ये जो लास्ट दिया गया कि प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% शकल नामांकन, मतलब क्या होता है, 2030 तक में जो भी हम एनईपी की पॉलिसी बना रहे हैं इसमें नामांकन पे जोर हो। ठीक है, नामांकन मतलब जो अभी चल रहा था प्रॉब्लम कि एक बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी इनरोल्ड है, फिर वो किसी प्राइवेट में भी इनरोल्ड है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी अभी जो प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सीधे बच्चे को बैक कर दे रहे हैं पुराने वाले सिस्टम से। अभी मैंने बताया था ना कल कि यूडैस एक एजुकेशन नंबर सबका है, पेन जिसको बोलते हैं, परमानेंट एजुकेशन नंबर। तो पता चल रहा है कि वो बच्चा जो है अगर 5वीं स्टैंडर्ड क्रॉस कर लिया है तो किसी प्राइवेट में जाता है तो उनको तुरंत किस में कर दे रहे हैं, वो क्लास 3 में कर दे रहे हैं, क्लास 2 में कर दे रहे हैं, तो एडमिशन को बैक कर देते हैं ना। तो बैक किया तो ये पॉलिसी खत्म हो गई ना उनके ऊपर 5+3+3 फुल फ्लोर, क्योंकि उनका एज तो उन्होंने देखा नहीं, एज तो आधार कार्ड से लिया जाएगा। अब कहीं ये सिस्टम है कि आप अपना एडमिशन जो है बैक डेट में करा सकें। एडमिशन किस पे हो रहा है, आधार में जो डेट है, पुराने ज़माने में चल जाता था ना, सब लोग अपना 2 साल 1 साल बैक करा लेते थे, लेकिन अब चल पा रहा है ये चीज़, अब सीधे सीधे किस पे उठा रहा है। तो वो जोड़ेंगे ना कि 3 और 3 साल के बाद 6 साल के जब आप हो रहे हैं तो आपको क्लास 1 में आना है। ठीक, तो ये हमारी एज क्या है, डिसाइडेड है। तो यही एनईपी है और इसके सुधार के लिए 21वीं सदी में हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे काम को कर रहे हैं। तो यही चीज़ पूछ रहे हैं कि अगर फ्यूचर स्किल ही है ना, तो आप 4 साल में, अभी हमारे यहाँ पे हैं, तो 4 साल के बाद आपको जो एजुकेशन पॉलिसी, अब ये पढ़ाने में अब आप एकेडमिक भी कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, और फिर पीजी भी कर लेंगे, फिर किसी कॉलेज में पढ़ लेंगे। उसके बाद 2030 में पता चले कि अरे एनईपी तो कुछ और थी 2020 की, तो फिर आप जॉब मांगेंगे तो क्या मिलेगा, वो तो पूछेंगे ना कि पता था कि हमने क्या बताया था, उन्होंने तो इंटरनेट पे खोजने पे मिल गया, सारा चीज़ साइट पे अवेलेबल है। अब आप नहीं खोज रहे हैं तो किसकी गलती है। ठीक है, तो यही फ्यूचर स्किल का है कि जो चीज़ पहले से आती है गवर्नमेंट उसको 10 साल पहले ही अपनी एजुकेशन पॉलिसी में क्या करती है, बता देती है कि अभी 10 साल, आने वाले 10 साल में मुझे ऐसे लड़के ट्रेंड होने हैं। यही काम हम लोग के प्राइवेट एजुकेशन में भी होता था, प्राइवेट कंपनीज हो चाहे गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक, सब लोग अपनी पॉलिसी को अपने एम्प्लॉयर के बीच में क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं कि आज ठीक है, आज आप इस लेवल पे काम कर रहे हो तो, लेकिन अगली साल एक ट्रेनिंग भी चलती रहती है। हर एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितना पढ़ाई आप स्कूल कॉलेजेस में नहीं करते हैं, उतनी पढ़ाई एक इंडस्ट्री में जाने के बाद आपकी ट्रेनिंग लगातार चलती है। कभी भी किसी पर्सन से पूछेंगे तो वो उसकी, जैसे वो अगर वो एम्प्लॉय है, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री का हो चाहे वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री का हो, तो उनका महीने में 5-6 दिन क्या चलता है, ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग जो पुरानी बातें हो गई उस पर इम्प्लीमेंट होता है, नई चीज़ों को कैसे लॉन्च किया जाए। अगर नई चीज़ों की स्किल्ड आपके अंदर नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, उसके लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ठीक है, कि नई नई चीज़ें ये हैं, इसको सीख लो तो अगले डेट में हम आपको ये प्रमोशन कर देंगे। बता के किया जाता है कि अगर आपको 25,000 सैलरी, अगर आपकी 25,000 सैलरी है और आपको 40 पाना है तो पहले ही कंपनी बता देगी ना कि आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए। तो आइए, अगर ये योग्यता है तो एक मॉक इंटरव्यू दीजिए और आप इस पर आप 40,000 ले लीजिए। ठीक है, तो आसान है कि नहीं है। लेकिन अब आप, पता चल रहा है कि जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी वेबसाइट ही नहीं खोल रहे। यही होता है ना प्रॉब्लम, कि आप यहाँ, ये हमने यहाँ भी मॉनिटर किया है कि आप वहाँ से आ रहे हैं, बड़े बड़े बैनर पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आंख बंद करके पता चला कि इस कोर्स का कहीं देखा है तो
क्या हो रहा है? नहीं, नहीं देखा है। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आप अवेयर नहीं है। जब अवेयर ही नहीं है तो फिर वो चीज़ मांगेंगे क्यों? किसी से जॉब मांगेंगे कि नहीं तुमने मुझे पढ़ाया है तो दो, ये चीज़ आएगी? कौन से टॉपिक पे थे हम लोग? फ्यूचर स्किल्ड। इसमें क्या था? कल एआई के बारे में पढ़े थे, सोशल एंड मोबाइल। ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे इसमें ये टॉपिक था कि अभी जैसे रोबोटिक्स है, लिखा हुआ है ना, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है? मशीन लर्निंग जो मशीन होती हैं, आपको लगता है कि वो जो जितनी भी मशीनरी पार्ट्स है जिसको ऑटोमोबाइल बोलते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या आपका वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन लगभग सब लोग जानते हैं, ठीक? तो वॉशिंग मशीन को कमांड दिया जाता है कि आप आप हमारे जो कपड़े हैं उसको ड्राई कर देता है, ठीक, उसको वॉश कर देता है, ठीक, और खुद ही उसको क्या कर देता है? सुखा भी दे रहा है, ठीक। तो क्या ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ और है? नहीं, ये मशीन लर्निंग है। ये क्या चीज़ आती है? मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग की कोडिंग अलग होती है, जिसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्बेडेड सिस्टम। इसमें इलेक्ट्रॉनिकली इसमें आईसीज होती हैं, चिप्स होते हैं, कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम ऐसी तरह की डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं, ठीक। जब सॉफ्टवेयर इंक्लूड होगा, मतलब वैसे अब आ गई है, अब तो ऐसी वॉशिंग मशीन भी अवेलेबल हैं जो किससे चलती है? कमांड देने से चलती है, मतलब सिर्फ बटन दबाने से, ठीक है। अभी इससे पहले जो मशीन थी वो क्या थी? मोटर पे चलती थी, ऐसे राउंड करते थे, घुमाते थे। तो ये मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग है। लेकिन जब कंट्रोलर किस पे आ गया? सेंसर पे आ गया, ठीक है। वो ऑटोमेटिक बता रहा है कि वाटर लेवल इज डाउन, तो वहाँ पे हम क्या चले गए? सॉफ्टवेयर लेवल में चले गए। पानी खत्म होता है तो मोटर बोलता है ना पानी की टंकी भर गई है। किसी का लगा है ऐसा? बोलता है तो क्या हो गया? सेंसर हो गया, ठीक है। तो जब हम ऑटोमेटिक डिवाइसेस में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा आईटी सेक्टर इन्वॉल्व होता है। और इसीलिए अब कोई भी सेक्टर जो है, जैसे आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, पहले गाड़ियाँ ऐसी आती थी जो इंजन से चलती थी, ठीक है, इंजन पे ज़्यादा वर्क होता था। जितनी भी मोटर कार या बाइक्स आती हैं, अब की बाइक्स कैसे निकल रही हैं? सेल्फ स्टार्टिंग, जितना ऑटोमेटिक कर दे, ठीक। कार भी कैसे निकल रही है? जितना गियर हम ख़त्म करें, इलेक्ट्रॉनिक कार यही है ना। तो ये सारी चीज़ें इस पर आ रही हैं। तो एआई का जो टूल्स है ये तो समझ गए पूरे में। सोशल मीडिया क्या है? ये तो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं ना सोशल मीडिया। क्या है सोशल मीडिया? यूट्यूब है, वीमो है, स्नैपचैट है, फेसबुक है। क्या है इसके बारे में जानते हैं ना? ब्लॉग क्या है? ये तो अब सुनते सुनते समझ गए, और सुनते सुनते कुछ लोग बनाते बनाते भी समझ गए होंगे। हैशटैग क्या होता है? इंस्टाग्राम क्या है? यही सब दिया है ना इसमें। फिर व्हाट्सएप, इसको पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है नहीं। इसमें तो खुद ही महारत हासिल है। इसको कैसे कैसे सीख लिए? इसको बिना क्लास के देख के ना, क्योंकि उसमें क्या था? आपको इंटरेस्ट था। उसमें क्या था? आपको इंटरेस्ट था। देखने में मज़ा आता है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? इसी इंटरेस्ट को जब आप कैरियर बना लेंगे तो कभी जीवन में कैरियर बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। अभी सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री टॉप लेवल पे कौन सी चल रही है? सोशल मीडिया। अगर फेसबुक चलाते हो तो ऐसे लोगों की खोज ज़्यादा लोग कर रहे हैं कि कौन फेसबुक अच्छा चलाता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने किसी को टैग करना है, ये करना है, यही जान रहे हैं। फेसबुक में बहुत सी इंजीनियरिंग होती है, एक अलग से वो स्टडी है पूरा, क्योंकि उनका कोई कॉल सेंटर नंबर तो उसमें भी होता है ना, कैसे फेसबुक पे अपने कंटेंट को प्रमोट करेंगे, कैसे फेसबुक को अपने, यही हो ना, अगर हम उसको पर्सनली कैसे उसका व्यापार में इस्तेमाल करेंगे। आप टाइम दे रहे हैं, ठीक है, और आपका कोई भी उससे कोई प्रॉफिट, तो वो सोशल मीडिया क्या है? बेकार है, ठीक है। लेकिन आप सोशल मीडिया सीख रहे हैं, ठीक है, और उससे कुछ क्या कर रहे हैं आप? उसका कुछ बेनिफिट निकाल रहे हैं, तब वो सोशल मीडिया क्या है? बेहतर है, ठीक। किसी के व्यूज़ लाखों आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है इससे फ़र्क पड़ता है। आपके उस कंटेंट से फ़र्क पड़ता है कि आपको 2000 लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आपकी बात से कितने लोग आपके चीज़ों में इनरोल्ड हो रहे हैं, आपकी बातों से कितने लोग सहमत हो रहे हैं। और ऐसे व्यूज़ फालतू चल रहे हैं, जब वही है जैसे रील और टिकटॉक में मतलब का चल रहा है, दूसरे गाने पे आप परफॉर्म कर रहे हैं,
ठीक, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कॉपीराइट एक्ट के अंदर में आपके व्यूज़ तो बढ़े, मेहनत आपने किया, लेकिन पेमेंट आपको, नहीं मिले। आप देखते हैं ना रील्स पे अलग अलग गाने, तो ये कॉपीराइट एक्ट होता है। आप मेरे गाने पे परफॉर्म करेंगे तो क्या उसका पैसा आपको मिलेगा? नहीं आपको मुझे ही मिलेगा। ठीक है, बस आप हाँ, कोई भी किसी के कंटेंट को आप कॉपी करेंगे, कभी भी ओरिजिनल कंटेंट को ही सोशल मीडिया प्रमोट करता है, और ओरिजिनल मैटर को ही आता है ना। बस अब वो जो गाने पिक्चर देख रहे हैं उनका व्यूज़ तो आप देखते होंगे, तो वो व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रमोट किसको कर रहे हैं? वो जिसका गाना है उसको कर रहे हैं ना, तो पेमेंट भी किसको जाएगी? जिसका गाना उसको। हाँ, उसी को जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है सोशल मीडिया के कंटेंट, इसी में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल। व्हाट्सअप पे भी मार्केटिंग होती है। व्हाट्सअप जैसे आप यूज़ करते हैं ना, तो अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आएगी तो बहुत करेंगे आप, 10-20 लोगों का ग्रुप बना देंगे। लोकल स्तर पे जो लोग सोचते हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर हमें प्रचार प्रसार करना है तो लाओ हम ग्रुप बना दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई कुछ। नहीं। मान लीजिए हम मधुबन में हैं और हम किसी से नए शहर में हैं, जैसे मैं लखनऊ में हूँ, अब मुझे लखनऊ के लोगों से तो मैं नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे लखनऊ के सबके व्हाट्सअप नंबर पे अपना कंटेंट शेयर करना है, तो कैसे पॉसिबल होगा? क्या उनका नंबर इकट्ठा करना पड़ेगा मुझे? नहीं ना। तो पता रहता है कि कितने यूजर ऐसे हैं जो व्हाट्सअप चलाते हैं। ठीक, उनके एरिया को हम क्या करेंगे? टारगेट करेंगे, और उनके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक मैसेजेस चले जाएंगे। उनका नंबर कलेक्ट करने की ज़रूरत हमको, क्योंकि आप किस पे हैं? आप सोशल मीडिया पे हैं। सोशल मीडिया पे ये चीज़ बहुत आसान है कि आप तक पहुंचना, पता चल जाएगा ना कि आप व्हाट्सएप चलाते हैं। ठीक है, तो ये सब टेक्नोलॉजी जो पढ़ाई गई, अब इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि इंस्टाग्राम यूज़ करो, डाला गया है इसलिए नहीं। लिख रहा है ना कि इंस्टाग्राम क्यों पढ़ना, तो इंस्टाग्राम इसलिए पढ़ना क्योंकि चलाने के लिए नहीं, व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए नहीं सिखाएंगे आपको। व्हाट्सएप क्या करने के लिए सिखाएंगे? वो चीज़ कि आप इससे अपने कंटेंट, अपने चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग के रूप में बड़े बड़े लंबे लंबे कोर्स हम लोग कर रहे हैं। इसी सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी सीखने में आपको 6 महीना लग जाएगा। अगर एक व्हाट्सएप को ही सीख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी कितना समय लग जाएगा आपको? तो आपको लगता है कितना टाइम लग सकता है? आप तो खटाक से निकालेंगे और चैट किया, मैसेज किया, हो गया, यही हो गया ना। तो आपको लग रहा है, जो आप खुद ही सोचो, फेसबुक जैसी कंपनी, करोड़ों की कंपनी, अरबों की कंपनी बनी हुई है, और आपने अब तक फेसबुक और व्हाट्सएप को 1 रुपया दिया है? तो फिर कमाती कैसे है? नहीं बताया ना। सब कुछ आपको फ्री दे रखा है, जाओ फ्री में मेल यूज़ करो, फ्री में मेरा फेसबुक यूज़ करो, फ्री में एक दूसरे से बात करो, कॉल करो, ठीक, वीडियो कॉल तक करो, ठीक, लेकिन फिर वो पैसा कहाँ से बनाती है? हाँ, यही डिजिटल मार्केटिंग है, यही सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ठीक है। हाँ, ये बहुत लोग बोलते हैं कि जो नेट यूज होता है उससे पैसा आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेट यूज़ करने वाले जिनके सर्विस प्रोवाइडर है उनको पैसा जाएगा, फेसबुक को क्यों जाएगा? क्यों फेसबुक को नेट का पैसा मिलेगा? वो नेट सर्विस प्रोवाइडर तो है नहीं, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री तो है नहीं। तो ये भी कई लोग, बहुत दिन से मैं सुन रहा हूँ, 10 साल से इस चीज़ को मुझे सुनते सुनते हुए, जो नेट यूज करते हैं उसका पैसा जाएगा? नहीं जाएगा उनको। अब सोचना कि कैसे वो पैसा बनाते हैं। आप जितना टाइम देते हो उसी टाइम से वो आपके टाइम से पैसा बनाते हैं, और 1-2 रुपये नहीं बनाते हैं। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा मंथन करेंगे तो पता चल जाएगा कि पढ़ने की चीज़ वाकई में है। ठीक है, जो इंडिया की आईटी मार्केट, इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड की चल रही है ना, कि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो फ्री ऑफ कास्ट आपको देती है सब कुछ, और फिर भी पैसा जो है मसाला बेचने वाली कंपनी से ज़्यादा कमाएगी। ये फैक्ट है। ठीक है, लास्ट में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर भी हम लोगों ने बताया था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आज के दिन में जोड़ो तोड़ो इंडस्ट्री भी लोग बोल रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक, मतलब जैसे ये कॉन्सेप्ट आता है गांव में या कहीं भी बाहर कॉन्सेप्ट पे कि, और काफ़ी इस पर रील्स और वो भी बना देते हैं लोग कि मैं आपको जोड़ूं, आपने उनको जोड़ा, उन्होंने 2 को और जोड़ा, चला था ना ये चीज़। ठीक है, 2 ने और 2 को जोड़ा तो भी आप करोड़पति बन जाएंगे। ठीक, फिर जैसे ही एक कोई कॉन्सेप्ट सुनता है तुरंत क्या करता है?
कहता है ऐसा कोई पॉसिबल, नहीं है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। बल्कि रियलिटी में नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कुछ लोग इसमें फर्जीवाड़ा भी कर चुके हैं, उसी फर्जीवाड़ा की वजह से लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। नहीं करते हैं। जैसे हर काम का एक इनोवेशन होता है तो उसका क्राइम बनता है ना, एक क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है। तो जैसे जब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई और नेटवर्क मार्केटिंग आया, नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका की सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है, ठीक। अब तो भारत में भी इसकी यूनिवर्सिटी बन गई है नेटवर्क मार्केटिंग की। अब इसके कोर्सेज चलाए जा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के भी, और आप करते भी हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जाने अनजाने में सब लोग करते हैं। बिना नेटवर्क मार्केटिंग के कोई पर्सन काम, नहीं करता। जैसे सपोज करो आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी कॉलेज में भी आप जाएंगे, ठीक। आप जाएंगे तो कोई अपना बहुत पक्का मित्र है, सहेली, दोस्त, उसको भी लेके जाएंगे ना कि चलो हम उस कॉलेज में जा रहे हैं। तो कैसे हुआ ये? यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ जब पर्सनली आप प्रोफेशनली करने की सोचेंगे तो फिर आपको समस्या आएगी, क्योंकि आप फिर उसको ढंग से स्टडी नहीं किए हुए हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा चेन टेक्नोलॉजी है, इसी को चेनिंग कहते हैं, जिसमें आज की डेट में बिटकॉइन, ड्रीम11, ये सब जो मोबाइल पे काफ़ी ऐसे ऐप्स चल रहे हैं। क्या आप 100% मुझे लग रहा है आप लोग करते भी होंगे कि अपने एक दोस्त को शेयर करो तो आपको इतना % रिटर्न, मिल जाए। ऐसा ऐप आता है ना हाँ, कि किसी फ्रेंड को शेयर करके अपना रेफरल कोड डाल दो तो आपका पेमेंट अब मिलता भी है, मिलता है ऐसे। मिलता है ना। कि आपने इनको भेजा तो आपके अकाउंट में 10 रुपये आ गया, 100 रुपये आ जाता है। कोई ऐप इंस्टॉल किए तो आपके अकाउंट में पैसा आ गया, 2 रुपये आ गया, 5 रुपये आ गया। तो आपने सोचा कि ये कैसे हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है? 2-2 रुपये करके अगर मैं इतने लोगों को दे रहा हूँ एक एप्लीकेशन पे, तो कुछ तो बेनिफिट होता होगा ना, आएगा ना। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? और ये टेक्नोलॉजी रियलिटी में इसको समझने की ज़रूरत है बस, क्योंकि अभी सारी टेक्नोलॉजी को हम लोग पढ़ तो रहे नहीं है, बस क्या कर रहे हैं उसका समरी ले रहे हैं ना कि हाँ ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। तो अगर कोई कहे नेटवर्क मार्केटिंग बेकार चीज़ है, ख़राब चीज़ है, तो शायद वो खुद स्टडी उस चीज़ को नहीं किया है, ठीक है। फ्रॉड हर चीज़ का होता है, कंप्यूटर में भी फ्रॉड होता है, कंप्यूटर में फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है। कि कई जगह ऐसे फ्रॉड होते हैं, कई एजुकेशन सिस्टम में ऐसे फ्रॉड होते हैं, लेकिन हर फ्रॉड का एक अच्छा वैल्यू भी होता है ना। तो पॉजिटिव चीज़ें कम फैलती हैं और नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ऐसी चेनिंग प्रोसेस है जिसके मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अभी पढ़े थे ना आप लोग उसमें भी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, सब तो क्या था? नेटवर्क ही है ना। तो नेटवर्क, जब हम इंटरनेट में पढ़ रहे हैं कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क एक अच्छी चीज़ है कि उसके माध्यम से हम बहुत सारी कनेक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। प्रिंटिंग एडिक्टिव, यह कैसे काम करता है? 3D प्रिंटिंग सुने? 3D प्रिंटिंग देखें? 3D प्रिंटिंग कैसे? अरे अब तो कप उप पे भी आ जा रहा है डिज़ाइन विज़ाइन। आप गरम चाय में पी रहे हैं, अपनी फ़ोटो वोटो लगवा लीजिए उस पर, हाँ लग जा रहा है ना। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे नहीं हो गई है, हाँ। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने घर में जो है एल्बम बैठ के सजाता होगा एक एक फ़ोटो। शादी के बाद भी लोग जो है एल्बम ही बनवाना बहुत कम कर दिए। सब सारा डेटा किस में हो गया है? पेन ड्राइव और ऑनलाइन, सब किस में चले जा रहे हैं? तो वो ज़्यादा सेव हो गया है ना। तो 3D प्रिंटिंग और एडिटिव प्रिंटिंग वो प्रिंटिंग होती है जिसमें कि हम किसी भी चीज़ को प्रिंट आउट निकालते हैं। प्रिंट आउट भी प्रिंटिंग कैटेगरी, प्रिंटिंग का भी मार्केट बहुत ज़्यादा है। प्रिंटिंग का मार्केट क्या है? बहुत ज़्यादा है। ऐड प्रिंट होता है, ठीक। कोई भी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ठीक, वो बिना प्रिंटिंग के, अगर मान लीजिए हमें अपनी बुक ही देनी थी आपको, तो क्या बिना प्रिंटिंग के पॉसिबल है? उसका कवर पेज बिना कोरल ड्रॉ और DTP के पॉसिबल है? तो जब आपके बीच में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अभी ये पेन है, अगर मैं इसको सोल्ड करूं और इस पर कोई भी चीज़ प्रिंट आउट ना करूं तो कैसा लगेगा? बेकार लगेगा ना। तो इसकी भी क्वालिटी, इसको भी अट्रैक्टिव बनाते हैं ना हम लोग, किससे? कलरफुल डिज़ाइनिंग, ठीक। तो ये कलरफुल डिज़ाइनिंग क्या होते हैं? प्रिंट्स होते हैं ना। कैसे होते हैं? ये प्रिंटिंग होते हैं। तो ये सब हमारे 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। प्रिंटर का इस्तेमाल किए हैं कि नहीं अभी तक? नहीं, फर्स्ट लेसन में ही था ना वो।
आरपीए का तो हम लोगों ने यूज़ किया था कल, बताया था आरपीए क्या होता है। प्रिंटर आपके पास रखा है, कभी मैम से उसको जो क्या कर लीजिए। हाँ, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, क्या बताया था इसके बारे में। रोबोटिक्स ही है ना। रोबोटिक्स में क्या था, रोबोटिक्स का कॉन्सेप्ट देखिए, आर्किटेक्चर मॉडल, इंडस्ट्रियल पार्ट्स, ठीक, फोटो पॉलीमराइजेशन, मटेरियल जेटिंग, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब इनके ये जो प्रिंटिंग वाला स्टेप्स है उसके अलग अलग क्या है पार्ट्स हैं कि कैसे कैसे हम लोग प्रिंटिंग का लेवल बढ़ाते हैं। जैसे बाइंडर जेटिंग है, ठीक, पाउडर बेड फ्यूज़न है, मटेरियल एक्सक्लूजन है, डायरेक्ट एनर्जी, मतलब जैसे इतने स्टेप हम लोग अपनाते हैं, कोई भी कंटेंट प्रिंट करते हैं आरपीए में, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन में। ये जो प्रिंटिंग होती है, ये सारे प्रोसेस किस पे होते हैं, मशीनरी पार्ट्स होते हैं। तो अगर मशीनरी पार्ट्स है तो वो क्या कहलाएंगे, रोबोटिक्स। जैसे जैसे रोबोटिक्स हम कहते हैं तो बहुत लोग के दिमाग में रोबोटिक्स का एक फ्रेम बनता है जिसको ह्यूमन बॉडी, जैसे आपसे रोबोट बोले तो रोबोट बोलने में आपके दिमाग में कैसी इमेज बनती है, और रोबोट मतलब क्या, वही जादू वाला ना, एलियन, ठीक, वही आता है ना। तो एलियन मतलब क्या है, वही मतलब मानव शरीर, वही आपके दिमाग में रहेगा ना कि रोबोट मतलब क्या है, रोबोट इज अ मशीन। तो मानव शरीर से उसका कोई लेना देना। एक प्रिंटर भी आपका क्या है, रोबोटिक्स है। एक प्रिंटर भी क्या है आपका, बड़े बड़े काम वो कर रहा है ना, एक प्रिंटर भी आपका रोबोटिक्स है, क्योंकि इसमें बाइंडर, आप देखिए कितनी कितनी आपके हर जगह हर एक पाइपलाइन चल रही है, जल शक्ति मिशन, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि घर बना के सीधे क्या कर रही हैं, दूसरी जगह रख दे रही हैं, ठीक, आ रहा है ना इसमें कि आपका पूरा का पूरा घर उठा के कहीं भी शिफ्ट कर दे रहे हैं, पूरी की पूरी बस्ती शिफ्ट कर दे रहे हैं, और टेक्नोलॉजी एकदम एक नंबर की, ठीक। जमीन के अंदर क्या चीज़ दिख रही है उसकी फोटोग्राफी हम कर रहे हैं ना। तो ये सब टेक्नोलॉजी है ना, ये सब मशीन है, और जितनी मशीनरी पार्ट्स हैं उस किस में आती हैं, सब रोबोटिक्स है। इसी को आरपीए बोलते हैं कि रोबोटिक्स के मतलब, कहीं अगर कोई बोल रहा है रोबोटिक्स तो आपके दिमाग में सिर्फ एक मानव शरीर का इमेज ना है। मशीन क्या है, एवरीथिंग दैट पार्ट्स विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स, वो हर एक चीज़ जो मनुष्य के कार्य को आसान बनाती है। मनुष्य के कार्य क्या करती है, आसान बनाती है। तो वो किस में कंसिडर होती है, मशीन में। और बस उस मशीन में अगर सेंसर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक। कोई कोई मशीन होती है तो वो देखती नहीं है, जैसे लेद मशीन अगर आपने हाथ डाल दिया, या कोई ऐसे जनरेटर वनरेटर में ऐसे डाल दिया, या कोई पट्टा वाली मशीन है डाल दिया, तो क्या होगा, ये नहीं पकड़ेगा ना कि इंसान का हाथ है, उसको भी तोड़ेगा, वो करेगा ना। वो हार्वेस्टर में अगर आप नीचे आ गए तो क्या करेगा वो, तो ख़त्म ही करेगा ना आपको। उसको मतलब है, उसको ये नहीं पता है कि ये गेहूं है कि इंसान है, बस कटना चाहिए, उसका हार्वेस्टर क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। तो ऐसी मशीन को हम रोबोटिक्स नहीं बोलेंगे। रोबोटिक्स उसी को बोलेंगे जिसके अंदर क्या हो, सेंस हो, ठीक है, दिमाग हो कि नहीं नहीं इसको नहीं काटना है, ठीक है, वरना वो सबको काट देंगे ना। तो पहले वो मशीनें ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आती हैं, और ये मैकेनिकल रोबोटिक्स में आती हैं, कि इसके अंदर थोड़ा सेंस डालो कि सबको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो ये आरपीए हैं। और क्या चीज़ है इसमें, अब इसके बाद मुझे लग रहा है वो है ना साइबर सिक्योरिटी। थोड़ा सा एक बार लेआउट मारिए क्या क्या है। आरपीए के बाद क्या है, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है,
अब ये जो टेक्नोलॉजी फ्यूचर स्किल यहाँ से क्या होता है, ख़त्म होता है, क्योंकि फ्यूचर क्या है अब समझ गए होंगे, जिसमें हम लोगों ने किसको किसको कवर किया है, एनईपी भी कवर कर दिया, ठीक। एजुकेशन पॉलिसी क्या, उसके हिसाब से आपको ट्रेंड होना है, हो जाइए, नहीं ट्रेंड होना है तो कॉलेज के माध्यम से पढ़ते रहिए, ठीक। उसके बाद फिर जब आप आएंगे सड़क पे तो आपसे वही चीज़ मांगी जाएगी कि आपके अंदर स्किल्ड क्या, और जो स्किल्ड जो इस पॉलिसी में पढ़ रहा होगा जॉब किसको मिलेगी, उसी को मिलेगा। उसी को मिलेगी। आप कितनी भीड़ में इकट्ठा रहिए, ठीक है। उसके बाद जब साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो जितनी भी ऑटोमेटेड डिज़ाइनिंग है इस पे हम लोग जब आते हैं तो इसमें जैसे हैकिंग कल हम लोगों ने बताया था कि जितनी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आईटी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है उतनी ही जो एडवांस लेवल पे चोरी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो उसकी सिक्योरिटी बेहद ज़रूरी है। तो साइबर सिक्योरिटी का थीम ही था कि हम कंप्यूटर पे होने वाले अपराध को कैसे रोकें। अब आप कहेंगे अपराध होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कंप्यूटर पे क्या क्या चीज़ें अपराध है, ठीक। तो जैसे मोबाइल, आप जनरल अपराध समझिए कि एक एक स्टेप वही साइबर क्राइम की बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी का डेटा चोरी एक बहुत बड़ा अपराध होता है। डेटा चोरी क्या है, बहुत बड़ा, कि आप किसी की परमिशन के बगैर उसका डेटा क्या कर रहे हैं, चुरा रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपने किसी फ़ोटोज़ हमने लिया, ठीक, कोई आपका फ्रेंड आपका मोबाइल लिया और उसने फ़ोटोज़ पे क्लिक करके सब आपको भेज दिया, तो उसे ये नहीं पता चला कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। अगर साइबर सेल ने में आपने उसको कंप्लेन कर दिया तो उसको भी 2 साल की जेल हो जाएगी इस छोटी सी काम के लिए, ठीक है। हाँ ये है, आईटी सेल्स के रूल्स रेगुलेशन बहुत टाइट है। आप किसी की परमिशन के बगैर उसके फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे फ़ोन कॉल्स हैं, अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो बहुत लोग क्या होते हैं एक दूसरे के फ्रेंड का नंबर शेयर कर देते हैं। जैसे मुझे नहीं पसंद है कि मेरा नंबर कोई पब्लिकली शेयर करे। अगर जैसे मैंने अपना पर्सनल नंबर है, ठीक, जो मैंने आपको दे रखा है, आपको दे रखा है, 2 लोग को दे रखा है कि कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो मुझे बताना। जैसे स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ को मैंने बता रखा है कि ऑफिस का नंबर अलग है, जिनको फ़ोन करना है वो फ़ोन करेंगे, मेरा पर्सनल नंबर बहुत ज़रूरी हो तो किसी को देना, अदरवाइज़। लेकिन पता चला उन्होंने पोस्टर बांट दिया, ठीक है, कि ये डायरेक्ट बात कर लो, ये होता है ना। तो उतने फ़ोन कॉल्स अगर आने लगेंगे तो क्या आपके बीच कोई खड़ा रह पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो ये क्या होता है, ये और ये सारे लोग करते हो कि नहीं करते हो। किसी ने अचानक बोला जरा उसका नंबर देना, हर आदमी नहीं देता है, फटाक से क्या करते हैं हम दे देते हैं ना, लीजिए, ठीक। तो फिर आपने वो नंबर प्रोसेस किया तो ये भी डेटा हैंडलिंग है, डेटा चोरी ही है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप साइबर सिक्योरिटी में अगर आप हैं, किसी की पोस्ट फेसबुक और सोशल मीडिया पे ये भी बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, किसी के नाम से आईडी बना लेते हैं, दूसरे के नाम से आईडी बना के उनकी फ़ोटो लगा के, ठीक, चलाते हैं। गर्ल्स का सबसे ज़्यादा ये चीज़ चलता है कि वो आईडी बनाएंगे और फ़ोटो किसी हीरोइन के लगा देंगे, है ना। और लड़के भी ये चीज़ कर रहे हैं कि अपनी आईडी बना रहे हैं और फ़ोटो किसी की भी लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फेक आइडेंटिटी होती है इसमें भी क्या होता है, ये भी एक अपराध है ना। तो ये सब साइबर क्राइम में आता है। और साइबर क्राइम की जैसे आपके मोबाइल चोरी हो रही है और आप उसकी कंप्लेन अपने लोकल थाने में दे रहे हैं तो आपकी वो सिक्योरिटी, वो चीज़ की मतलब हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। आपका ये डिपार्टमेंट आपके पूरे ज़िले में एसपी ऑफिस के कंट्रोल में चलता है। आईटी सेल कहाँ बना हुआ है, एसपी ऑफिस। और आप कहाँ कंप्लेन कर रहे हैं, पुलिस चौकी पे। तो पुलिस चौकी के पास वो संसाधन ही नहीं है कि वो चीज़ ट्रैक कर पाएँ कि आपका मोबाइल कहाँ है, ठीक है। बस वो क्या करेंगे, आपका एफआईआर लिख लेंगे, ठीक है। और अगर वही कंप्लेन अगर आईटी सेल से रिलेटेड है तो आपको कहाँ करना होता है, एसपी ऑफिस, ठीक है। जिले में कहाँ कंप्लेन होता है साइबर क्राइम का, एसपी ऑफिस। गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम की एक वेबसाइट भी बना रखी है ना, यूज किया है कभी। पहली वेबसाइट है, कौन सी है। अच्छा, वेबसाइट कैसे पहचानते हैं एक सरकारी एक वो है, ये तो बताएगा होगा ना इसके पहले वाले चैप्टर में। .gov.in है तो ही गवर्नमेंट की है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी वेबसाइट खुल जाएगी, जैसे ये .org खुल गया, तो ये सब क्या है,
हाँ, ये सब कोई भी अपना बना बना के अपडेट करता रहता है। ये है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। तो आप अभी जैसे मैंने कहा कि आप सोचेंगे कि कंप्लेन कौन करेगा कि अब मेरा डेटा चोरी हुआ है। तो मान लीजिए मेरा ही मन किया कि आपने चोरी किया है तो मुझे अब कंप्लेन करनी है, तो हम थाने में थोड़ी ना जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ आपका नंबर रजिस्टर, कोई यूज़ मत करना, मैं दोस्तों को फंसाना नहीं है चीज़, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे बैंक में अचानक पैसा चोरी हो गया आपका, ठीक, तो 24 से 48 घंटे से पहले मतलब तुरंत आप क्विक रिस्पॉन्स करिए और इस पर क्या करिए, कंप्लेन करिए। साइबर क्राइम का दिख रहा है यहाँ पे जितने क्राइम्स हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो फाइनेंशियल फ्रॉड करिए, मतलब उसके लिए आप क्लिक करिए। और नहीं तो यहाँ पे आपको डिटेल भर के अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट सेलेक्ट करके कि कहाँ से आप बोल रहे, ये सब भरा ना डिटेल्स। यहाँ से आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं तो इनका एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, कॉन्टैक्ट अस। देखिए सारा नोडल नंबर दिया हुआ है सारे अधिकारियों के, ईमेल आईडी, ठीक। तो कभी भी आप फ़ोन से बात कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, सबका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक। अगर आपके साथ साइबर क्राइम कोई किसी प्रकार की होती है तो आप क्या करते हैं, सीधे क्या करिए, कंप्लेन करिए। और ऐसे करेंगे जैसे लोकल जा के बात करेंगे तो आपको भगाते रहेंगे, ठीक है। कंप्लेन से आपकी दर्ज, तो आप कंप्लेन दर्ज कराने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है, आप ईमेल कर दीजिए। ईमेल क्या होता है, आपका रिटर्न प्रूफ होता है ना कि मैंने आपको ये चीज़ इन्फॉर्म किया था। अगर आपने फिर भी 10 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई नहीं ली तो हम आपको कोर्ट में उस पर एक्शन ले सकते हैं। आप बता सकते हैं ना कि मैंने मेल किया, ये ऑफिशियल मेल है, ठीक, गवर्नमेंट का के सारे ऑफिसर कर्मचारियों का मेल है। तो आप अगर मेल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी उस कंप्लेंट्स को फॉरवर्ड किया जाता है कि आपके साथ कौन सा क्राइम हुआ है। तो कभी पेमेंट चोरी हो गया या फिर किसी प्रकार की ऐसी घटना हुई तो आप सीधे क्या करिए, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ ना हो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसे कोई वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट के पहले क्या लिखा होता है, HTTP लिखा होता है। तो HTTP जब भी लिखा होता है, यहाँ पे देखिए, अगर साइट है और वो पेमेंट की साइट है, साइट कैसी है, तो अगर आप सर्च इंजन पे, गूगल क्या है, सर्च इंजन है ना, अगर हम लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं गूगल क्रोम पे, यहाँ से आ रहा है गूगल, तो 2 बार दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है टाइप URL। आपको कुछ भी सर्च करना है, जैसे आपको बैंक की वेबसाइट सर्च करनी, सपोज करिए आपने यूनियन बैंक सर्च किया। अब एक तो आप क्या सर्च कर रहे हैं, एक तो पेमेंट की साइट, बैंक की साइट सर्च कर रहे हैं, आपको पता नहीं, आपने सिर्फ क्या लिख दिया, यूनियन बैंक, ये आ गया, लिंक्स आ गया। तो ये जो तरीका होता है, इसमें अगर आप इस तरह से सर्चिंग कर रहे हैं तो इसमें थर्ड पार्टी यूज़र इन्वॉल्व हो जाते हैं। कैसे इन्वॉल्व होते हैं थर्ड पार्टी यूज़र, जैसे कि आप मान लीजिए कि मैंने आपसे एड्रेस पूछा, ठीक है, क्या पूछा आपसे, अगर हमने आपसे पूछा कि मुझे इनके घर जाना है, तो आप एक यहाँ से बैठे बैठे क्या करेंगे, आप यही बताएंगे ना कि सीधे चले जाइए, वहाँ से टर्न ले लीजिएगा, ऐसे बताएंगे ना। तो ये तरीका क्या होता है, हो सकता है कि मैं उस स्टेप पे जाऊँ फिर भूल जाऊँ, ठीक, क्योंकि मैंने किस तरीके का इस्तेमाल किया, थर्ड पार्टी का। मैंने आपसे पूछा कि उनके घर जाना है तो वो कैसे जाएंगे, और अगर मैंने उन्हीं से पूछा और वो मुझे सीधे रिसीव करने चले आए तो क्या मेरा वो मिसगाइड होंगे, वो मुझे सीधे पिकअप करने आए और लेके अपने कहाँ चले गए, घर। तो सही कहीं लोकेशन में डिस्ट्रैक्शन। तो यही जब आप गूगल पे सर्च करते हैं या किसी सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं तो आप कोई क्वेश्चन, जैसे मैंने यूनियन बैंक टाइप किया तो मैंने क्वेश्चन किससे पूछ दिया, एक सर्च इंजन से। यहाँ क्लाइंट है, यहाँ क्या है, सर्वर है। क्लाइंट को किससे बात करनी चाहिए, सर्वर से डायरेक्ट बात करनी चाहिए, ठीक। लेकिन बीच में आपने किसका इस्तेमाल कर दिया, सर्च इंजन का। सर्च इंजन से पूछा कि यूनियन बैंक की साइट कौन सी है। अभी यूनियन बैंक की कई साइट यहाँ दिखने लगी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है ना, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है, दूसरा यूनियन बैंक .online.co.in, ठीक। फिर एक तीसरी दिखाई दे रही है। तो कैसे पता चलेगा कि ऑथेंटिक वेबसाइट कौन सी है, कोई इसी में फर्जी बना के भी डाल दिया, एकदम हूबहू आपको सेम दिखेगी, और अपने उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, तुरंत वो क्या हो गई, डमी वेबसाइट, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एड्रेस बार। इसको क्या बोलते हैं,
ये पूरा का पूरा URL आपको पता होना चाहिए। जब आप बैंक में हैं, अपनी बैंक की वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जब बैंक में जाइए तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको पता है, जब आपको ATM कार्ड वगैरह सब मिलता है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट नीचे लिखी रहती है ना, तो आप उसकी साइट को कहाँ डालिए, यहाँ पे न डाल के कहाँ डालेंगे, यहाँ पे, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बार। इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को एड्रेस बार। यहाँ कोई भी वेबसाइट का अगर पूरा लिंक पता है तो आप सीधे उसी के लिंक पे जाएंगे ना, ठीक है। तो जब आप एड्रेस बार से कनेक्ट होंगे तो एक आपका जो है पेमेंट हैक होने का और बीच में हैकिंग होने का चांस नहीं है। हो सकता है कि मैंने आपसे रास्ता पूछा सर्च इंजन से, आप जनरली सोच लीजिए कि हो सकता है मैंने आपसे रास्ता पूछा, इन्होंने ऐसा रास्ता बता दिया कि जहाँ पे एकदम खाली जगह हो, बाद में कहा कि कोई जा रहा है, वहीं लूट होता है ना, कि एकदम खाली वाला रास्ता हमने बता दिया कि इधर से जाओ सीधे सीधे, ठीक, और वहाँ हो गया सुनसान, तब क्या हो जाएगा, तब आप भी खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड पर्सन से रास्ता पूछने से ज़्यादा एड्रेस बार पे रास्ता टाइप करना बेहतर है। तो इसको एड्रेस बार बोलते हैं। और सर्च इंजन से ज़्यादा अगर आप पेमेंट गेटवे की साइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीधे किस पे बात करिए, एड्रेस बार पे, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जब जैसे कोई पेमेंट साइट है, जब आप डायरेक्ट पेमेंट का मोड इस्तेमाल करते हैं तो ये जब लिंक जनरेट होता है किसी भी पेमेंट पे, तो HTTP का एक सिंबल जो बन जाता है वो कैसा बनता है, ध्यान, वो वही चीज़ क्या करना होता है, आपको ध्यान देना होता है, HTTP, ठीक। फिर यहाँ लिखेगा S सिक्योर, और ये क्या करेगा, ब्लू कलर से 2 क्रॉस होना चाहिए। और ये सिचुएशन अगर है, इस चीज़ को बस आपको ध्यान देना है, जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये चीज़ बन के आएगी, ठीक है। सिक्योर है तो क्या है, ब्लू कलर का होना चाहिए, और ये ग्रीन कलर का, ये टेक्स्ट कैसा होगा, ग्रीन, और ये लाइनिंग ब्लू। तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्मेट क्या है, सिक्योर है, ठीक। और प्लेटफॉर्म सिक्योर है, अब आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वहाँ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर पेमेंट ऐसी जगह पे करते हैं तो आपका वो खाता क्या होता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर पेमेंट गेटवे आप कर रहे हैं तो टेलनेट समझते हैं, टेलनेट पढ़ाया था ना 6th लेसन में। टेलनेट मतलब कोई भी ऐसी, हाँ, मोबाइल में ऐसी थीम्स ना हो, जैसे एनिडेक्स हो गया, अगर इस तरह की चीज़ होती है तो बहुत से गेटवे चलते ही नहीं है। उनको ये पता रहता है कि आपके में कोई टेलनेट है, इसका मतलब हैकिंग होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये एक टेलनेट की टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका एनिडेक्स आता है और गूगल मीट है, ये सब चीज़ें टेलनेट पे इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। टीम व्यूवर है। तो ये सब चीज़ें को हम लोग इग्नोर कर देते हैं जब हम पेमेंट, हम उसको कुछ देर के लिए क्या करते हैं, स्टक कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साइबर सिक्योरिटी के कुछ स्ट्रीम्स हैं, समझे इस चीज़ को। ये इनिशियल फेज़ है। और फिर क्या है साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, यही सब चीज़ें लिखा है ना। साइबर सिक्योरिटी में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब एक पर्सन का एक पासवर्ड होना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी मतलब ये होता है कि अगर आप जो पासवर्ड डालते हैं ना, उसके कुछ कैरेक्टर सेट होते हैं, कि अगर आप कैपिटल S डाल रहे हैं, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। अच्छा पासवर्ड बनने का लेवल क्या होता है, एक कैपिटल, एक स्मॉल और एक अल्फा न्यूमेरिक की, जैसे एल्ट, ठीक, @ या हाइफन, या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि इसको याद करना किसी के लिए पॉसिबल ना हो। बहुत इजी पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रिटी है। अवेलेबिलिटी मतलब आपके पास जो भी सूचना है उसकी अवेलेबिलिटी, जिसको आज के डेट में बैंक्स OTP बोलती है, कि आपको कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो क्या होता है, तुरंत मैसेज आता है। और जब तक आप OTP शेयर नहीं करेंगे, OTP शेयर करने का मतलब आप क्राइम नहीं, कोई क्राइम नहीं कर रहा है, ठीक। OTP तभी आप शेयर करते हैं जब आपको पता होता है कि हम ही इस पेमेंट को कर रहे हैं, क्योंकि OTP को कोई चुरा सकता है। इसीलिए 1 टाइम पासवर्ड इज अ सिक्योर प्रोसेस टू कनेक्ट द ट्रांजेक्शन, ठीक है। किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन के लिए OTP एक अच्छा माध्यम है, ठीक है। मैलवेयर क्या होता है, अब ये सारी चीज़ें हैं जो वायरस होती हैं। मैलवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के एक वायरस होते हैं, और मोबाइल में ये सारे वायरस के रूप हैं। किसी भी प्रकार से वायरस आपके मोबाइल पे डाला जाता है और आपके सिस्टम और फाइल को क्या किया जाता है,
करप्ट किया जाता है। ठीक, अब वो सोचो कि उससे क्या फ़ायदा होता होगा। वायरस, ये तो पता है ना कि वायरस जो है बहुत सी कंपनी जानबूझकर बनाती भी हैं। जैसे कोरोना वायरस बीच में आया था, तो आपको पता चल रहा था ना कि वो अचानक कोई वायरस बना रहा था, वो भव्य वायरस क्रिएट हो गया। बना कुछ और रहे थे और बन, तो उसका साइड इफेक्ट हो गया ना। तो बहुत सी मेडिकल इंडस्ट्रीज भी इस पर काम कर देती है। इस पर काफ़ी फिल्में भी आ चुकी है ना, कि ज़बरदस्ती लोग क्या बना रहे हैं, वायरस, कि हम क्या फैलाएंगे, सबसे पहले लोग मरेंगे, ठीक, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसके महंगी दवाइयाँ रिलीज़ करेंगे। तो जो कंपनी वायरस बनाती है वही कंपनी अपना एंटीवायरस भी बनाती है। क्योंकि वायरस मतलब क्या होता है, आपके शरीर में उस चीज़ का आपको अगर हर चीज़ में आप ठीक हो जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी बोले कि एक बार खरीद लीजिए, उसके बाद कभी इसकी ज़रूरत, इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मेंटेनेंस तो ही पैसा कमाता है ना। मेंटेनेंस मतलब आपकी शरीर है, अगर बीमारी ना पड़े तो मेडिकल इंडस्ट्री चलेगी नहीं चलेगी ना। तो ऐसा वायरस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जनरेट होता है। और बहुत सी कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती हैं, जो वायरस को क्या करती हैं, जनरेट करती है। वही सॉफ्टवेयर लाइन में भी है। सॉफ्टवेयर लाइन में वायरस जो बनता है, नोटपैड पढ़े हैं ना, नोटपैड, ठीक, नोटपैड पे एक अच्छी खासी कोडिंग अगर हम करेंगे, वायरस आप भी बना सकते हैं। वायरस कोई कीड़ा नहीं होता है, ये नहीं होता है कि कोई आपके दिमाग में रहता है ना वायरस, ठीक, वायरस की प्रोग्रामिंग होती है। उस प्रोग्राम को हम लिखेंगे नोटपैड पे, और अच्छा खासा एक वायरस क्या होगा, बन जाएगा। उसको फिर मुझे आपके मोबाइल में डालना है, तो हम क्या करेंगे, आपको एक फ़ोटो भेजेंगे, आप उसको फ़ोटो समझ के क्लिक करेंगे, ठीक है, और बैकग्राउंड में मेरी वो प्रोग्राम भी आ जाएगा, और आपके मोबाइल में पूरी की चीज़ें क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। अगर मैंने उस वायरस में ये बनाया कि जो भी चीज़ें इनके मोबाइल में वो मुझे दिखाई दे, ठीक है, तो जो जो आप स्क्रीन पर करेंगे वो सब हमारे मोबाइल पे दिखेगा। तो इस प्रकार के मेलवेयर और इस प्रकार के वायरस से बचने के लिए अपने फ़ोन को हमेशा क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। अपने पीसीज को हमेशा क्या करना चाहिए, अपडेट। तो ये सब वायरस और एडवेयर, ये बहुत सारे तरीके के वायरस है। ये ट्रोजान है, बहुत खतरनाक वायरस है। रैनसमवेयर है, ठीक है, एडवेयर है, स्पाईवेयर है, ये सब परेशान करते हैं। स्पाईवेयर मतलब बार बार क्या होता है, आपके मोबाइल पे कोई ना कोई ऐड आता रहता है, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक, आप ऐसे हटाते जाते हैं, फिर भी वो क्या चीज़ आता जाता है। तो ये कोशिश की जाती है रैनवेयर और एडवेयर बनाने की, ठीक है। उसी में कोई चीज़ क्लिक हो गया कहीं भी, तो इंस्टॉल करने के लिए आ जाता है। इंस्टॉलेशन होता है, नहीं तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। तो पीसी को सिक्योर करने के लिए आप ट्रस्टेड वेबसाइट, जिस पे आपको भरोसा हो, उसी साइट को क्या करिए, ओपन करिए। ट्रस्टेड वेबसाइट को ये जरूर देखिए कि उसके पास HTTP लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और सिक्योर है कि नहीं है, ठीक। ऐसे किसी ईमेल लिंक पर क्लिक न करिए जो आपको ईमेल के बारे में पता न हो। ऑलवेज कीप योर डिवाइस अपडेटेड, मतलब हफ्ते भर में अपनी डिवाइस क्या कर लीजिए, अपडेट। या सुबह सुबह किसी का प्रोसेस हो तो उसमें भी चेक कर लो कोई अपडेट आया है। अपडेट समझते हैं ना, फ़ोन की सेटिंग में जाके अपडेट मार देते हैं, वैसे कंप्यूटर की सेटिंग में जाइए, अपडेट कर दीजिए। तो जब अपडेट करेंगे तो आपके जो ऐसी कुछ अनइंटरप्टेड फाइल्स होंगी वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती हैं। बैकअप और फाइल रेगुलरली, अपने फाइल्स का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका रेगुलरली क्या बनाते रहिए, बैकअप, ठीक, मतलब किसी न किसी अनदर प्लेटफॉर्म पे भी इसको स्टोर करते रहिए। इनेबल योर फायरवॉल, फायरवॉल एक अच्छी पढ़े हैं ना, फायरवॉल, कभी भी कंप्यूटर में सिस्टम में फायरवॉल होता है, ठीक, और फायरवॉल हमेशा आपके चीज़ों को क्या करता है, सिक्योर करता है। यहीं पे आता है कंप्यूटर में, ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे सिस्टम में सिक्योरिटी दिख रहा है, सिस्टम है। अब ये दिख रहा है फायरवॉल, जिसका एक फोटो कैसा दिख रहा है, दीवार की तरह। इंटरनेट का एक लोगो दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीवार। मतलब इंटरनेट से आने वाले किसी भी तरह के वायरस को क्या कर देगा, पहले ही ब्लॉक कर देगा। आप अगर आपका फायरवॉल हमेशा ऑन है तो फायरवॉल बहुत मजबूत सॉफ्टवेयर होता है, आपको एंटीवायरस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती आपके कंप्यूटर्स में। फायरवॉल पहले ही सबको क्या कर देता है,
अगर कुछ आपने डाउनलोड किया, इसको लगा फायरवॉल को कि ये कुछ अनऑथराइज्ड फाइल है, तो उसको क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसको हमने कहाँ से ओपन किया है, कंट्रोल पैनल से। अपने ब्राउजर्स की सेटिंग्स को हमेशा हिस्ट्री, पासवर्ड ये सब डिलीट किया करिए, मतलब होता है ना, सेव हो जाता है, कुकीज जिसको बोलते हैं। कुछ चीज़ आप सर्च करेंगे बार बार, तो अगली बार सर्च करने की ज़रूरत, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि आप बार बार यही चीज़ देख रहे हैं। तो उसके लिए आपके ब्राउज़र की सेटिंग में क्या करना पड़ता है, ब्राउज़र की सेटिंग चेंज करते हैं, नहीं करते हैं? ये तो मुझे लगता है सब लोग करते होंगे। अपने फ़ोन को, मैलवेयर को डिलीट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है ना, ये अगर ये ब्राउज़र है, क्या कोई बोला है? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हिस्ट्री। ठीक, हिस्ट्री में क्या करेंगे, इसको डेली हम क्या, ये देखिए क्या क्या मैंने अभी तक खोला है, सब दिख रहा है ना, क्या क्या हमने खोला हुआ है सब दिख रहा है। इसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सेलेक्ट करके डिलीट करते रहेंगे। ठीक है, ताकि मालूम ना रहे। और इसके बाद टेम्परेरी फाइल्स को हम क्या करेंगे, उसको हम डिलीट करेंगे। ठीक, रन कमांड पे जाते हैं, रन कमांड यूज़ करते हैं, क्या होता है शॉर्टकट, विंडो प्लस ये। ठीक, अब यहाँ पे बैकग्राउंड में आपके कितनी फाइल्स, अभी कोई भी कंप्यूटर आप चलाते हैं तो बैकग्राउंड में आपकी सारी फाइलें खुल जाती है, बनी रहती हैं। मतलब आपने हिस्ट्री डिलीट कर दी, कंटेंट डिलीट कर दिया, फिर भी कोई मैं चाहूँ तो ये देख सकता हूँ कि आपने इससे पहले क्या क्या चीज़ें सर्च की है। तो इसमें कई टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, जिसको परसेंटाइल टेम्प, आगे ये सब ओपन फाइल कि कितनी फाइलें कब से कब ओपन की गई हैं, पूरी रिकॉर्ड, परसेंटाइल टेम्प। यही तो लिखा है, टेम्परेरी फाइल्स का शॉर्टकट है। यानी अपने डेटा और अपने पीसी को सिक्योर करना। अगर ये सब सिक्योरिटी के रीज़न आप जानते हैं तो कभी भी हैकिंग आपके साथ नहीं होगी। ठीक है, हैकिंग उसी के साथ होती है जो बहुत इजीली अपने सिस्टम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको रेगुलरली एक रूटीन में करना चाहिए, जिसको आप पर्सनली इस्तेमाल कर रहे हैं। वही चीज़ अगर कोई यूज़र है, मतलब आईफोन यूज़र है या फिर इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सिस्टम अपने आप कर लेता है। वो अपने उनका जो फायरवॉल है वो उससे भी ज़्यादा क्या है, मजबूत है। अब क्या बचा, अच्छा, एंड्रॉयड यूज़र के लिए सिक्योरिटी की पॉलिसी वो लिखा हुआ है कि क्या करें, ओनली बाय स्मार्टफोन फ्रॉम वेंडर्स हु इश्यू पैचेज फॉर एंड्रॉयड। क्या मतलब है इसका, इस लाइन का, उसी पर्सन से मोबाइल खरीदे जिसके पास एंड्रॉयड का पैच अवेलेबल हो, मतलब लाइसेंस वाले लोगों के साथ ही परचेज करें, वरना डी फोन भी आता है। हर चीज़ का क्या बनता है, डी, हर चीज़ का क्या रहता है, डी। आपके कंप्यूटर पीसी में डी की मार्केट बहुत ज़्यादा है। आप लेके जाएंगे कि i5 है, i7 है, आप बस इतना देख रहे हैं। ठीक है, एकदम हूबहू आपको एप्पल दिखाई देगा, लेकिन वो एप्पल नहीं होता है, वो क्या होता है, डी लोगो होता है, उसमें चाइना प्लेट लगी रहेगी, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। इसीलिए उसको बोल रहे हैं कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आपका जो आप फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं वो वेंडर लाइसेंस वाला है कि नहीं है। तो ये चीज़ें एंड्रॉयड के लिए हैं। डू नॉट सेव ऑल पासवर्ड, कभी पासवर्ड सेव नहीं करना चाहिए। ये तो लेकिन जनरली क्या करते हैं लोग, सेव ही करते हैं। ठीक है, हम भी करते हैं, मतलब क्या करते हैं, बार बार पासवर्ड याद ना करना पड़े इसके लिए हम क्या कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब तो करते हैं ना। एंड्रॉयड के बैकअप कैसे बनाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल में अपने फाइल का बैकअप कैसे बनाते हैं, ठीक नहीं करते हैं। स्टोर एंड बैकअप, अरे डिलीट एंड बैकअप्स का फाइल बनता है। अगर हम सिस्टम को पूरा डिलीट करते हैं मोबाइल को, एंड्रॉयड की सेटिंग में जाके किया है, सेटिंग में कभी डिलीट नहीं किया पूरा मोबाइल, रीसेट नहीं किए हैं, बहुत इंटेलिजेंट है तब तो ये तो बहुत छोटी मोटी सेटिंग है जिसको फ़ोन का, हमें लगता है फ़ोन के तो आप लोग माहिर एक्सपर्ट होंगे, नहीं है।
तब 2045 में नौकरी मिलेगी आपको। एनईपी में अपडेट नहीं, फ़ोन में अपडेट नहीं। अब इसको एक बार टॉपिक को पूरा क्या करना है आपको, रटना नहीं है, बस एक स्टडी करना है रिवाइज, उसमें से जो टॉपिक नया दिखे आपको। जैसे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट यहीं आ गया, ठीक, जो आपको समझ में नहीं आया, तो उसको जो क्या कर लीजिए, उसको आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन का फोरम दोनों मोड में है ना। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई तो जो गूगल मीट पे एक डिस्कशन फोरम का लिंक जाता है, उस पर आप कनेक्ट करके आप क्वेश्चन बनाए रखिए कि ये 9th लेसन में मेरा ये टॉपिक का डाउट क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, और इस जैसे आज में अभी हम लोगों ने पूरे लेक्चर्स ख़त्म किए, अब आप पूरी किताब को एक बार अपनी नज़र से क्या करिए, पढ़ जाइए। कोई ऐसा पॉइंट है जो कोई कंटेंट आपको बचा हो, ठीक, जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसको क्या करिए, नेक्स्ट डिस्कशन क्लासेस में, वो क्लासेस नहीं होती, उसमें सिर्फ आपका पूछना रहता है। ठीक है, डिस्कशन फोरम में। बताओ, आप पूरे लेसन खत्म हो गए सबके? अब तो पारंगत हो गए ना पूरे कंप्यूटर सेक्शन में, हो गए नहीं? कौन कौन स्किल्ड हो गया कि अब तो 9th लेसन खत्म हो गया पूरा? अब सीधे सीधे इसमें जो है किसका किसका प्लेसमेंट करा दिया जाए, बताओ। हाँ कि नहीं, अब हमको कोई भी काम मिलेगा तो कर लेंगे। क्या बंद करें? हाँ, वीडियो बंद कर दे सर। अच्छा, ऑनलाइन में जा रहा है कोई अभी प्रश्न नहीं? तो फिर डिस्कशन करेंगे। हमें जब पता है, इतना उम्मीद है कि जब एनईपी नहीं पढ़े एक लाइन गूगल करने में, तो फिर इसको पढ़ेंगे। हाँ, बस यहीं तक याद रहता है, बाकी घर जाने में बहुत टेंशन होती है, इतना बोझ है आपके कंधों पर, है ना, कि जाते जाते बहुत दुनियादारी है ना। कोई किसी की जिम्मेदारी ले रहा है, कोई कहीं की क्लास के डिस्कशन होगा, आज क्या होगा। ठीक, मेन फोकस क्या है कि आज नई चीज़ क्या सीखी, उसकी बात होनी चाहिए ना। लेकिन कोई घर पे जाएगा तो क्या होगा, किसी को भूख लग रहा होगा तो क्या बनेगा आज? नहीं सर, घर जाते बर्तन धोना पड़ेगा। तो बर्तन धुलेंगे तो वही होगा ना, साबुन है कि नहीं है। हाँ? बर्तन धुलते धुलते में स्टडी नहीं होती है, होना चाहिए ना, पूरा दिन उसमें निकल जाता है। हाँ, तो अब देखो कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ रही हैं, झाड़ू पोछा बहुत काम होगा सबको ना, तो ये तो पूरे जीवन भर काम रहेगा ना। बुढ़ापे तक में भी आपके यहाँ घर में दादी वादी लोग झाड़ू मारती होंगी ना अपने अगल बगल? नहीं, सब आप ही से करवाते हैं? मार लेते हैं लोग थोड़ा थोड़ा, शरीर को लोग एक्सरसाइज क्या करते हैं लास्ट में। पहले जब आदमी छोटा होता है तो साइकिल से कार तक आने की सोचता है, फिर कार वाले से पूछो किस पे जाना चाहेगा, साइकिल पे। ठीक, चेंज कैसे हो जाता है, क्योंकि साइकिल से कार में पहुंचने के बाद बीमारियां क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो फिर उनको याद आता है कि वो साइकिल ही ठीक था। ठीक है, जिस पे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। और कार में क्या होता है, एक्सरसाइज होती है नहीं। लग्जरी लाइफ आपको क्या पहुंचाती है, बहुत जल्दी ऊपर। ठीक, तो एक्सरसाइज के साथ साथ ही मेंटली एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत पढ़ाई होनी चाहिए। किसका एक्सरसाइज जरूरी है? दिमाग का एक्सरसाइज जरूरी है। तो ये पूरा पोर्शन पढ़िए, उसके बाद कोई डाउट होगा तो आप डाउट सेशन लगवाइएगा। ठीक है, जी। हाँ, बंद कर दो। हाँ, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग।